हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला के। दोस्तों, इंटीरियर ऑफ अर्थ हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी सीरीज के अंदर, ठीक है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले पार्ट में हमने जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो अर्थक्वेक वाले जो पार्ट है उसके अंदर कुछ बातें रहती हैं, वो मैं इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट होगा या टॉपिक होगा आज का हमारा, वो होगा वल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो अर्थक्वेक वाला जो बचा हुआ था वो कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्थक्वेक, अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देखो दोस्तों। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक, भूकंप के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों टेक्टोनिक। टेक्टोनिक यानी विवर्तनिकी। विवर्तनिकी, विवर्तनिकी इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। टेक्टोनिक अर्थक्वेक का मतलब होता है जब जो अर्थ के इंटीरियर में जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो इसके कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है दोस्तों। टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वोल्केनिक। वोल्केनिक, वोल्केनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होता है, ठीक है, तो वो विस्फोट इतना मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो मात्रा वो इतनी ज्यादा होती है, उसके कारण जो भूकंप आते हैं उनको बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। तीसरा आता है दोस्तों कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है दोस्तों ढहना, ठीक है, ढहना। ढहना मतलब कोलैप्स होना या फिर गिरना। ये कब आता है, जैसे माइनिंग एक्टिविटी है यानी खनन का कार्य है। जब खदानों में काम करते हैं, जैसे कोयले की खदान होगी, सोने की खदान होगी, तो क्या करते हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर मतलब इंटीरियर में अंडर द अर्थ जो माइनिंग होती है ना, जब उनकी जो दीवारें हैं या फिर छत है वो जब कोलैप्स कर जाती है ना, तो या गिर जाती है, तो उस केस के अंदर भी हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं भूकंप के, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलैप्स। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों ड्यू टू रेजरवायर्स। रेजरवायर क्या होता है दोस्तों, यानी बड़े बड़े जो बांध हैं, बांध डैम बोल सकते हैं या रेजरवायर बोल सकते हैं, तो जब उनके कारण, वो कैसे, क्योंकि एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पानी इकट्ठा होने से क्या हो जाता है दोस्तों, जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है वो चेंज हो जाता है। या फिर सीधा सीधा आप ये याद कर लेना कि बड़े बड़े जलाशयों के कारण, बांधों को बनाने के कारण क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। कई बार बांध अगर टूट जाए, ठीक है, बांध टूट जाता है तो भी बहुत ज्यादा फोर्स से पानी निकलता है उससे, तो उससे भी हल्के हल्के झटके यानी ट्रेमर बोलते हैं उसको, हल्के झटके आने की संभावना रहती है भूकंप की, ठीक है दोस्तों। और पांचवा आता है न्यूक्लियर, यानी कोई न्यूक्लियर विस्फोट है, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, विस्फोट मतलब एक्सप्लोजन। कोई न्यूक्लियर यानी नाभिकीय कोई पदार्थ जब एक्सप्लोड होता है यानी फटता है, या फिर कोई केमिकल, ठीक है, केमिकल चीज कोई पदार्थ है जो फटता है, तो उसके फटने से इतनी एनर्जी निकलती है कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एटम बम का परीक्षण करते हैं, एटम बम, तो उस टाइम क्या होता है, जो आसपास के एरिया होते हैं ना, वहां पर भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आ गया अर्थक्वेक के टाइप। दूसरा है
कि अर्थक्वेक को मापते कैसे, किस स्केल के ऊपर मापते हैं, वो 2 स्केल हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद अर्थक्वेक हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले है रिक्टर स्केल, ठीक है। अब रिक्टर स्केल क्या करता है दोस्तों, रिक्टर स्केल मापता है जितनी एनर्जी भूकंप के अंदर निकली है, यानी अर्थक्वेक के अंदर जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसका मैग्नीट्यूड रिलीज, ठीक है। जो एनर्जी निकली है उसका मैग्नीट्यूड को किस स्केल के ऊपर मापा जाता है दोस्तों, रिक्टर स्केल में। ये 0 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। इसमें 5 से ऊपर अगर कोई भूकंप होता है, 5 से नीचे वाला ही भूकंप को तो हल्के हल्के झटके माना जाता है। 5 से ऊपर तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। 5 से ऊपर है तो थोड़ा मतलब ज्यादा भूकंप वो माना जाता है। 7 से ऊपर जाने के बाद तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, डैम्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो 7 से ऊपर रिक्टर स्केल में अगर भूकंप है तो वो बहुत ही भीषण है, ठीक है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा तबाही होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है दोस्तों मर्केली स्केल, ठीक है। ये क्या मापता है कि जो एनर्जी निकली है उसका मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड मापता है, लेकिन जो जिस मैग्नीट्यूड किसका मापता है, उसके इफेक्ट का, यानी जो भूकंप आया है उसका इफेक्ट का मैग्नीट्यूड। यानी देखो अगर भूकंप आ गया उससे अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो मर्केली स्केल में उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर भूकंप के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, डैम ध्वस्त हो जाते हैं या फिर और नुकसान होता है तो स्केल की वैल्यू बढ़ की जाती है। इसकी स्केल की वैल्यू कहाँ से है, कहाँ तक है, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझिए, ये 2 है अर्थक्वेक को मापने की स्केल, ठीक है। इसके बाद आता है जो हमारा वल्केनिज्म का टॉपिक, वल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। अब वल्केनिज्म को पढ़ते हैं। वल्केनिज्म को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वाला, ठीक है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, वोल्केनो और वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी। क्या होता है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी दोस्तों वो जगह होती है जहां से अर्थ के नीचे से गर्म मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा या लावा, ठीक है। मैग्मा या लावा कैसे, देखो जब अर्थ के नीचे क्या है दोस्तों, एक मोल्टन यानी पिघला हुआ या आधा पिघला हुआ क्या है, कुछ चट्टान यानी ऐसी चीज है, ऐसा पदार्थ है जो पिघला हुआ है, ठीक है, या फिर आधा पिघला हुआ, ठीक है, आधा पिघला हुआ, मोल्टन और सेमी मोल्टन मटेरियल, ठीक है, मोल्टन और सेमी मोल्टन। जब ये मोल्टन और सेमी मोल्टन मटेरियल अर्थ के क्रैक के थ्रू, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो क्रैक है उनके थ्रू जब बाहर आता है सतह के ऊपर तो उसको बोलते हैं दोस्तों ज्वालामुखी, ठीक है, या फिर वोल्केनो। जिस जगह से बाहर आता है उस जगह को क्या बोला जाता है दोस्तों, वोल्केनो या ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, ठीक है, अगर ये सतह के ऊपर आ गया तो इसको बोलते हैं लावा, ठीक है दोस्तों। अगर सतह से नीचे है तो इसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक। ये चीज ध्यान रखना कि मैग्मा क्या है, जब वो अर्थ क्रस्ट के नीचे है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। अब अगर ये लावा
यहीं पर कहीं बीच में जम जाए, मान लिया चट्टान है, चट्टानों के बीच में यहीं पर कहीं पर जाके अगर जम जाता है तो इनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं दोस्तों प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक, और बाहर आने पर बाहर आ जाता है ये लावा, मान लिया। ठीक है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। ठीक, वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, प्लूटोनिक अंदर जम गया तो प्लूटोनिक और बाहर आ गया तो बोलते हैं वोल्केनिक। ठीक है, प्लूटोनिक अंदर है तो प्लूटोनिक, बाहर आ गया तो वोल्केनिक। ठीक है, दोनों तरह की चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानें। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? आग्नेय चट्टानें। इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी चट्टानें। ठीक है, इसकी हिंदी ध्यान नहीं है, एक बार बाद में देख के बता दूंगी अगले किसी लेक्चर के अंदर, या फिर आप इसको प्लूटोनिक रॉक याद करेंगे ना तो ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी के अंदर नाम कुछ आओ ऐसा कुछ नाम है, मतलब डिफिकल्ट सा नाम है, उसको याद करने से अच्छा है क्या कि प्लूटोनिक रॉक ही याद कर लीजिए आप, प्लूटोनिक चट्टानें बोल लीजिए रॉक की जगह। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है। आगे बात समझिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर अंदर ही जम जाता है लावा तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, अगर बाहर आ जाता है तो वोल्केनिक रॉक्स। और दोनों ही तरह की चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब बात आती है कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर, यानी या फिर उनकी प्रक्रिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो किस टाइम पर उनके अंदर विस्फोट हुआ था तो कितने समय पहले हुआ था, तो इसके आधार पर तीन चीजों में बांटा गया, तीन टाइप्स के अंदर बांटा गया। पहला क्या है? एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं दोस्तों जिनके अंदर समय समय पर विस्फोट होता रहता है। ठीक है, लावा बाहर आता रहता है, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, रिसेंट टाइम के अंदर जो एक्टिव है उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बार विस्फोट या फिर ज्वालामुखी उद्गार को क्या बोलते हैं? इरप्शन, यानी इरप्टेड इन रिसेंट टाइम, यानी जो हाल ही का समय है उसके अंदर उस समय इसके अंदर इरप्शन हुआ, यानी जो लावा है वो बाहर आ। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनो। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या है दोस्तों? डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जिनके अंदर रिसेंट टाइम के अंदर तो इरप्शन नहीं हुआ, यानी में जो हाल ही का समय है उसके अंदर तो उनके अंदर से लावा नहीं निकला, लेकिन फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है उनके इरप्शन की, यानी उनके अंदर से लावा निकलने की चांसेस हैं फ्यूचर के अंदर। आगे बात समझिए, इसको बोलते हैं डोरमेंट। तीसरा आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होते हैं दोस्तों जिनका ना तो फ्यूचर में इरप्शन का चांसेस है, ना ही रिसेंट टाइम में कोई इरप्शन है। ठीक है, नॉट इरप्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय से जिनके अंदर इरप्शन नहीं हुआ है उनको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट, यानी खत्म। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और डोरमेंट का मतलब होता है सुप्त, बोल सकते हैं जो सोए हुए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनमें फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, ये होते हैं 3 प्रकार वोल्केनो। आगे बात समझिए। अब देखो दोस्तों, लावा। लावा भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? लावा होता है 2 प्रकार। ठीक, वो 2 प्रकार कौन कौन से? 2 प्रकार हैं दोस्तों, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक और बेसिक। एसिडिक लावा, एसिडिक लावा होता है दोस्तों, इसके अंदर सिलिकॉन है, वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिलिकॉन है प्रेजेंट इन मोस्ट अमाउंट, ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है? ये होता है विस्कस। विस्कस होता है मतलब, विस्कस को बोलते हैं दोस्तों गाढ़ा। ठीक है, यानी ये गाढ़ा होता है। गाढ़ा कैसे? एक तो तरल पदार्थ होता है जो बह के चल जाता है, दूसरा होता है जो होता तो तरल फॉर्म में है लेकिन वो बहकर नहीं चलता, एक जगह ही पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं विस्कस, ज्यादा दूर तक नहीं बहता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सिलिकॉन ज्यादा प्रेजेंट होता है और विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। ये 2 प्रॉपर्टी होती है किसकी? एसिडिक लावा। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों बेसिक लावा। बेसिक लावा, बेसिक लावा, बेसिक लावा कैसे होता है दोस्तों? बेसिक लावा के अंदर होता है मैग्नीशियम और आयरन है, वो इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा मात्रा में होता है मैग्नीशियम और आयरन। ठीक, इन लार्ज अमाउंट। और जो क्या है, ये जो सेकंड सिलिकॉन है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। लेस सिलिकॉन इसके अंदर कम मात्रा में पाया जाता है और मैग्नीशियम और आयरन है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसकी जो ये ज्यादा फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या का मतलब क्या होता है? ये तो ज्यादा गाढ़ा होता है, ये होता है पतला, पतला बोल सकते हैं या फिर फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो ज्यादा दूरी तक बह सकता हो। ठीक है, या बेहतर आप क्या बोल सकते हैं कि ज्यादा दूर तक बहकर जा सकता है, ये क्या ज्यादा दूर तक नहीं जाता। ठीक है, अब एसिडिक और बेसिक लावा के आधार पर कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं। लैंड फॉर्म यानी सतह मंडल, जो स्थलीय आकृतियां, लावा जब बाहर निकलता है तो उससे कुछ आकृति बनती है। ठीक है, उन आकृतियों कौन कौन सी वे आकृतियां होती हैं, किसके आधार पर वो बनती है? वो बनती है लावा के आधार पर कि कौन सा टाइप का लावा है वो उस ज्वालामुखी से बाहर आ रहा है, उसके आधार पर जो आकृति बनती है वो लगभग 5 से 6 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप बोल सकते हैं डोम शेप, डोम वेल वोल्केनो। डोम कैसा होता है दोस्तों? जैसे मंदिर की चोटी देखते हैं ना कई बार, तो उसके ऊपर डोम, गुंबद। डोम को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? गुंबद। ठीक है, डोम को बोलते हैं गुंबद, वोल्केनो को आप बोल सकते हैं ज्वाला। तो आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर की चोटी देखी होगी कई बार, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह की गुंबद की शेप बनी होती है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी होते हैं, ये गुंबद रूपी ज्वालामुखी होते हैं। कैसे? अब ये मान लिया लावा बाहर आ गया, ये हो गया। ठीक है,
यहाँ से लावा बाहर आ रहा है और कुछ इस तरह से लावा है वो नीचे की तरफ फैल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो डोम वोल्केनो है, डोम वोल्केनो किससे बना होता है दोस्तों? ये बना होता है बेसिक लावा से। ठीक है, बेसिक लावा, डोम वोल्केनो बना होता है बेसिक लावा से। आगे बात समझिए, बेसिक लावा से बना हुआ है, इसकी फ्लूइडिटी यानी तरलता है वो ज्यादा होगी, ये ज्यादा दूर तक बह के जा सकते हैं। ठीक है, कोई चीज पतली है तो वो ज्यादा दूर तक बह के जाएगी। ठीक है, और कोई चीज गाढ़ी है या फिर विस्कस है तो वो कम दूर तक बह कर जाएगी। अब देखो इसके अंदर से लावा निकलेगा। ठीक है, लावा निकलेगा तो इस तरह से एक शेप बन जाएगी, माउंटेन शेप। माउंटेन तो नहीं बोल सकते इसको, क्यों? पर्वत एक चोटी होती है, ये उसकी खासियत होती है। अब देखो डोम शेप वोल्केनो मिल जाता है, यानी गुंबद टाइप मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है हमारा सील्ड वोल्केनो, यानी सील्ड ज्वालामुखी, उसको हिंदी में भी सील्ड ही बोलते हैं, सील्ड ज्वालामुखी। अब सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? सील्ड ज्वालामुखी के अंदर, सील्ड वोल्केनो के अंदर भी कौन सा वो प्रेजेंट होता है दोस्तों? लावा। सील्ड वोल्केनो के अंदर भी बेसिक लावा होता है। ठीक है, बेसिक लावा। ठीक है, फ्लूइडिटी भी ज्यादा होती है इसकी भी फ्लूइडिटी है वो ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या आता है? देखो इसके अंदर आता है डोम शेप नहीं मिलता, आप ट्रायंगल शेप ऐसे बोल सकते हैं उसको, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है वो ज्यादा खड़ी नहीं होती। ठीक है, स्टीप, ज्यादा खड़ी चढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टीप इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, ज्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, ये मतलब इस प्रकार है कि इसके ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है। स्टीप, नॉट स्टीपली इंक्लाइंड। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुनिए, नॉट स्टीपली इंक्लाइंड। इसको बोलते हैं दोस्तों, देखो ये जो नालिका बाहर आती है, ठीक है, जिससे लावा बाहर की तरफ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों कंड्यूइट। ठीक है, इसको बोलते हैं नालिका, हिंदी में बोलते हैं नालिका। इसको बोलते हैं दोस्तों क्रेटर। ठीक है, क्रेटर बोलते हैं। आगे बात सुनो, इसको बोलते हैं क्रेटर। आगे तीसरा टाइप है दोस्तों, तीसरे टाइप के अंदर आता है हमारा कंपोजिट या मिश्रित। अब यहां से लावा है वो बदल जाता है। कौन सा लावा आता है? इसके अंदर आता है एसिडिक लावा। ठीक है दोस्तों, एसिडिक लावा, कंपोजिट वोल्केनो या फिर मिश्रित हो सकते हैं हिंदी में, मिश्रित ज्वालामुखी। अब मिश्रित ज्वालामुखी ये क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर आता है एसिडिक लावा। ठीक है, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा के अंदर बताया था कि ये ज्यादा विस्कस होता है, या फिर हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? इसको गाढ़ा बोल सकते हैं, ज्यादा गाढ़ा होता है ये। ठीक है, इसकी तरलता कम होती है, फ्लूइडिटी कम होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों? जैसे ये हो गया, इससे निकल रहा है, ये क्या है? नालिका है, इससे निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों? ये विस्कस है यानी गाढ़ा है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, और इसकी जो चट्टानें बनेंगी ना वो खड़ी बनेगी। क्यों बनेगी? कि ज्यादा दूर तक तो बह के जा नहीं सकता। ज्यादा दूर तक जाता तो देखो, जैसे ये ज्यादा दूर तक जाता तो ऐसे फैल जाता, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता। क्या होता है कि एक बार इरेप्शन हो गया, मान लिया, यानी एक बार लावा बाहर आ गया, थोड़ी दूर तक जाएगा, कुछ समय बाद फिर से लावा बाहर आएगा। ठीक है,
फिर इसके ऊपर ये पहले वाली परत है, इसके ऊपर एक परत और आ जाएगी, फिर से लावा जाएगा, फिर एक परत आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट या मिश्रित वाल। ठीक है, अब क्या है कि ये गाढ़ा है या फिर विस्कस है, तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये इसका जो ये पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ पर लावा है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा तो दूसरी पर जब लावा निकलेगा तो वो किसके साथ निकलेगा दोस्तों, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के साथ निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका क्रेटर है वो तो उसका जो माउथ है वो तो बंद हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लावा जम गया था। लावा जमने से क्रेटर का जो माउथ है वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने से क्या होगा, अगली बार जब लावा इसके अंदर से निकलेगा तो वो क्या करेगा, निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाएगा तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, एकदम से विस्फोट के साथ निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ज्यादा विस्कस है तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा और इसकी लेयर्स बन जाएंगी। और इसका जो स्लोप है, ठीक है, या फिर चढ़ाई है, जिसको हिंदी में चढ़ाई बोल सकते हैं, स्लोप है, वो स्टीपली इंक्लाइंड होगा, यानी एकदम से खड़ी चढ़ाई होगी, इसकी खड़ी चढ़ाई होगी। ठीक है, यानी एकदम से जो इसका स्लोप है वो बहुत ज्यादा होगा। आगे बात सुन। अब फोर्थ टाइप का आता है दोस्तों ऐश वोल्केनो। ऐश यानी राख। ठीक है, ऐश वोल्केनो, ऐश वोल्केनो। अब ऐश वोल्केनो में भी क्या होता है दोस्तों, ऐश वोल्केनो के अंदर भी जो लावा निकलता है वो क्या होता है, विस्कस होता है। ज्यादा दूर तक नहीं जाता। इसके साथ राख भी निकलती है, ऐश भी निकलती है, तो राख की परतें ऐसे जम जाती हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ये विस्फोट के साथ निकलता है, ये भी विस्फोट के साथ निकलता है। क्यों, फिर से वही बात, यहाँ पे इसके क्या जम जाएगा, फिर से लावा ठंडा होकर जम जाएगा यहाँ पे, तो अगली बार जब लावा निकलेगा तो क्या होगा, विस्फोट के साथ निकलेगा। आगे बात समझिए, इसको बोलते हैं ऐश वोल्केनो या फिर राख। ऐश को राख बोल सकते हैं, राख ज्वालामुखी, हिंदी में ऐश को बोलते हैं राख। आगे बात समझिए दोस्तों, इसको सिंडर भी बोलते हैं, सिंडर वोल्केनो, सिंडर संकुल, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंडर बोल, इंग्लिश में सिंडर वोल्केनो और हिंदी में भी सिंडर ही बोलते हैं इसको, सिंडर संकुल। आगे बात समझिए, सिंडर कोन, सिंडर वोल्केनो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लास्ट टाइप है, वो है कैलेडेरा। लास्ट या फिर इसके बाद एक और बचता है कैलेडेरा। कैलेडेरा, कैलेडेरा क्या होता है दोस्तों, कैलेडेरा ये होता है सबसे विस्फोटक। ठीक है, ये कौन बन गई, ठीक, ये सॉरी नालिका है, ये इसके अंदर जो लावा निकलता है वो बहुत ज्यादा विस्कोस होता है। ठीक है, और इसका जो विस्फोट है, जो पहले इसकी शेप कैसी थी, देखो कुछ इस तरह की शेप थी उसकी, मतलब कुछ इस तरह से खाली, ये जो नालिका थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, आगे जब इसके अंदर, क्यों, क्योंकि विस्कस है तो इसका जो सरफेस है यहाँ पे क्या जम जाएगा, फिर से लावा जम जाएगा। अगली बार जब इसके अंदर लावा निकलेगा तो वो इतने विस्फोट के साथ निकलता है कि जो इसका जो साथ वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी इस वापिस से इस नालिका के अंदर गिर जाता है। ठीक है, और जो फिर से शेप बनती है वो कैसे बनती है इसकी, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं एक बार साफ करके बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये गिर गया इसके अंदर,
इसके अंदर गिर 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 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर गिरने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप बनेगी। जो नया वोल्केनो बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये बड़ा, ये भी इसके अंदर गिर गया, ये भी इसके अंदर गिर गया। तो इसको बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक, कैल्डेरा। और कई बार इसके अंदर पानी भर जाता है। जब वोल्केनो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो इस कैल्डेरा के अंदर पानी भर जाता है और लेक बन जाती है। महाराष्ट्र में भी एक लेक है, शायद लोनार लेक है उसका नाम, या फिर नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट। तो कैल्डेरा के अंदर जब पानी भर जाता है तो उससे लेक बनती है। ठीक है, अब वोल्केनो तो ये एक चीज टाइप और रह गया जिसके अंदर आता है जब लावा प्लेन या बासाल्ट प्लेटू, ये सारी चीजें एक चीज और आती है, यानी बासाल्ट प्लेटू। ये क्या है दोस्तों, प्लेटू का मतलब होता है पठार। जब लावा इतना मतलब फ्लूइड होता है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक बह जाता है। इसकी जो स्पीड होती है ना दोस्तों, 15 से 30 माइल पर आवर हो सकती है। इतनी जल्दी ये बह सकता है। बहुत इसकी फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या है कि ये बहुत जो लार्ज एरिया है उसको कवर कर लेता है। तो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है इंडिया के अंदर, साउथ में आप जाते हो तो दक्कन का पठार है वो इसी तरह से बना हुआ है। दक्कन का पठार है वो बासाल्ट लावा से बना हुआ है। ठीक है, बासाल्ट या फिर बेसिक लावा। बासाल्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसिक लावा भी होता है इसके अंदर। तो बेसिक लावा से बना है। बेसिक लावा आपको पता है इसकी जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा दूर तक बह के जा सकता है। आगे बात सुनिए, ये तो हो गया वोल्केनो। वोल्केनो कितने टाइप की, या फिर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल सकते हैं इनको दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्थलाकृति आप बोलते हैं ना, स्थलाकृति या फिर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, यानी लावा के निकलने से जो आकृति बनी है सतह के ऊपर उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। आगे बात सुनिए, अब बात करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म यानी जब लावा है वो चट्टानों से सतह पर ना आकर, यानी ये चट्टानें हो गई, इसके नीचे लावा है। ठीक है, अब चट्टानों के अंदर दरारें हैं यानी क्रैक्स हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि ऊपर की तरफ ही जाएं, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी तरफ जा सकती है। तो जब लावा इन दरारों के बीच में जम जाता है ना, क्रैक्स के बीच में जम जाता है, तो उससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उससे जो आकृतियां बनती हैं, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इनकी हिंदी में इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों क्योंकि इनकी जो हिंदी है वो ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आप याद कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो अब इसके अंदर आकृति देख लेते हैं कौन सी मिलती है। देखो ये तो सीधा हो गया। अब ये हमारा क्या है, कंड्यूइट या फिर क्या बोलते हैं इसको, नालिका। अब अगर कोई वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है, जब वर्टिकली इसके अंदर जो लावा है वो फ्रीज हो जाता है या जम जाता है, तो उसको तो बोलते हैं दोस्तों डाइक। क्या बोलते हैं, डाइक। अब इस प्रकार से अगर जम गया, मान लेते हैं कि इस प्रकार से जम गया हॉरिजॉन्टल साइड, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिल।
क्या बोलते हैं, सिल। आगे बात सुनिए, इसको बोलते हैं सिल। जो वर्टिकली फ्रीज होता है उसको बोलते हैं डाइक। ठीक है, अब कुछ और टाइप है इसके, देखो अब कुछ इस तरह से दम इसके अंदर है, जो हमारा लावा है वो इस तरह से फ्रीज हो जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको बोलते हैं आप दोस्तों लैपोलिथ। ठीक है, लैपोलिथ। अगर लावा है वो कुछ इस तरह से है, डोम की शेप ले ली उसने, और उसके नीचे क्या है दोस्तों, एक नालिका भी है। ये इसके नीचे पूरा दोस्तों लावा ही लावा होता है। ठीक है, अब इसके नीचे एक नालिका है और वो कुछ इस तरह से डोम शेप के अंदर जम गया, इसको बोलते हैं दोस्तों लैकोलिथ। इसको बोलते हैं लैकोलिथ, यानी एक डोम शेप और नीचे उसके नालिका, तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। इस तरह से सोसर शेप यानी तस्तरी की तरह जम गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लैपोलिथ। अब तीसरा क्या है कि ये डोम शेप के अंदर है। ठीक है, डोम क्या है, लेकिन छोटे छोटे हैं। ठीक है, यानी देखो यहां पर जम गया, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, सिंक्लाइन। इसके अंदर तो देखो दोस्तों डोम है वो बड़ा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे ऐसे दरार है किसी के अंदर, तो यहाँ पे जम गया, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। और ये नीचे की तरफ जम गया तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के अंदर जब लावा है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं फेकोलिथ। और ये जो नीचे जो पूरा पार्ट है, लावा का पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। ये बैथोलिथ कैसे बनता है दोस्तों, जब इसके नीचे जो लावा है, जब जो ओरिजिनल चट्टानें हैं उस जगह की, यानी कंट्री रॉक्स हैं। कंट्री रॉक क्या होती है दोस्तों, जो उनकी वास्तविक चट्टानें हैं उस जगह की, इस जगह की मान लिया वास्तविक चट्टानें हैं कुछ, तो जब इनसे लावा, इनके नीचे जो लावा होता है, जो जब इनके कांटेक्ट में आता है, इनके संपर्क में आता है, तो उस लावा और इन चट्टानों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, बैथोलिथ बन जाता है। बैथोलिथ यानी एक पूरा रिजर्वायर सा बन जाता है, किसका, लावा का। आगे बात सुनिए, उसको क्या बोला जाता है, बैथोलिथ। ये हो गया जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। अब बात आती है कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है वो कहां कहां पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों, वैसे तो लगभग हर जगह भी पाए जाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर भी यानी महाद्वीप के अंदर भी पाए जाते हैं, और जो महाद्वीप है उनकी सीमाओं के ऊपर। देखो कैसे, ये है हमारा ठीक है, ये क्या है, एशिया। इसके नीचे यहां पर क्या आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर क्या है, ये थोड़ा बड़ा बन गया। इसके नीचे फिर है जो अपना, सॉरी इसको फिर से बनाते हैं एक बार, ये कुछ इस तरह से बन गया, इससे जुड़ा हुआ फिर आता है, ये है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे आते हैं छोटे छोटे देश, फिलीपींस,
जो ये अपना है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, ठीक है, ये छोटे छोटे देश यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे न्यूजीलैंड है और एक दो मतलब द्वीप हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों, यहाँ पे है टेक्टोनिक बाउंड्री। टेक्टोनिक बाउंड्री आगे के चैप्टर में समझेंगे, यानी यहाँ पे दरारें हैं, ठीक है। तो इन दरारों के कारण क्या होता है, यहाँ से वोल्केनो है वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर के अंदर एक मतलब रिंग की तरह बन गया, अंगूठी की तरह बन गया ये। तो इस जो रिंग है इसके ऊपर लगभग दुनिया के 60 to 70% ज्वालामुखी है वो इस रिंग के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो आप जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस के अंदर है लगभग 100 ज्वालामुखी, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर है 70, इंडोनेशिया के अंदर 70 है। यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे अमेरिका का जो पार्ट है जिसमें बोलते हैं आप हवाई क्षेत्र है, या फिर एक दो क्षेत्र और है जिसके अंदर क्या आपको ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी मिलते हैं। ये साउथ अमेरिका का जो ब्राजील पेरू वाला जो पार्ट है, पेरू इक्वाडोर है, तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट के आसपास जहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखलाएं, साउथ अमेरिका के अंदर भी और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी। तो ये है, ये टेक्टोनिक एरिया है, टेक्टोनिकली अनस्टेबल एरिया है, यानी विवर्तनिक की प्लेट हैं वो एक दूसरे से टकराती रहती है। प्लेटों के बारे में हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। तो एक बार समझने के लिए आप देख लीजिए कि ये जो विवर्तनिक की प्लेट है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये आपस में टकराती है। ये ऑस्ट्रेलिया वाली और ये प्लेट आपस में टकराती है, फिर ये वाली प्लेट आपस में टकराती है, यहाँ पर ये वाली प्लेट आपस में टकराती है। तो यहाँ पर भूकंप भी ज्यादा आते हैं और ज्वालामुखी है वो भी ज्यादा सक्रिय है इसके अंदर, ठीक है। फिर बात आ जाती है जब इस साइड देखते हैं, कौन सा हमारा ये कौन सा एरिया आ गया दोस्तों, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के अंदर यहाँ पे है एक माउंट किलिमंजारो, ठीक है, फिर कैमरू है, माउंट कैमरू, वो सारे क्या हैं, एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बात समझिए दोस्तों, तो ज्वालामुखी मेनली कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है। प्रशांत महासागर के जो छोर हैं, यानी एशिया से लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक पूरी रिंग बन गई। यहाँ पर नीचे न्यूजीलैंड आ गया, तो इससे लगते हुए जो भी क्षेत्र हैं उनको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय भी विवर्तनिक की प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है कि सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। उसका भी कारण है, वो जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया प्लेट वोल्केनो के बाद एक छोटा टॉपिक, दो डेफिनेशन नहीं बतानी है, सिर्फ उसके अंदर वो रहता है, वो बता देता हूँ। उसके अंदर आता है दोस्तों हॉट स्प्रिंग और गीजर्स, यानी नेचुरल जो गीजर है। गीजर क्या करता है दोस्तों, जो हमने आर्टिफिशियल गीजर बनाया है जिसमें पानी गर्म होता है, इसी प्रकार नेचुरल गीजर्स भी। वो गीजर्स क्या होते हैं, वो गीजर्स होते हैं दोस्तों, जैसे ये है कुछ प्लेट के अंदर, क्रस्ट के अंदर से आपको कुछ होल से मिलेंगे। इस होल के अंदर क्या होता है कि पानी गर्म होता है, नीचे से
हवा के साथ क्या है दोस्तों, पानी की है ना बहुत लंबी फुहारें आती हैं बाहर, ठीक है, ठीक है, बहुत ऊंची हाइट तक जाती है, लगभग 50 से 60 फीट तक जा सकती है, 50 से 60 फीट ऊंचाई तक जाती है जो फुहारें आती हैं गर्म पानी की। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अमेरिका के अंदर पाई जाती है। और ये इसको तो बोलते हैं गीजर दोस्तों। अब हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग के अंदर से गर्म पानी तो निकलता है, लेकिन हॉट स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, गर्म झरने, ठीक है। अब गर्म झरनों से पानी तो निकलता है, लेकिन वो ज्यादा हाइट तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इसके अंदर तो क्या होती है दोस्तों, एयर होती है, वो एयर एकदम से बाहर निकलती है ना, तो वो अपने साथ पानी को ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाती है। इसके अंदर एयर नहीं होती, इसके अंदर गर्म पानी है, वो खुद गर्म होके, क्यों, क्योंकि जब भी पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो पानी गर्म हो गया ऊपर की तरफ आएगा और साइलेंटली निकल जाएगा इसके अंदर से। इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग और हिंदी में गर्म झरने बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है दोस्तों। मेडिसिनल वैल्यू यानी उनके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो कुछ चर्म रोगों को ठीक कर सकते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर है सोना गुरुग्राम में, ठीक है, सोना गुरुग्राम में आप देखते हैं तो एक ऐसा ही गर्म पानी का झरना आपको मिलता है, ठीक है। वहाँ पे जब आप स्नान करते हैं तो ये बोलते हैं कि चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, यानी जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो चर्म रोग में सहायक होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया हॉट स्प्रिंग। गीजर्स क्या करते हैं, एकदम से हाइट पर जाते हैं, जब उनके अंदर से पानी निकलता है या फुहारें निकलती हैं वो बहुत ऊंचे तक जाती है। ये पाए जाते हैं अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो लैंड फॉर्म है, माउंटेन बिल्डिंग है, ये सारी जो प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस है, कोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, वलित पर्वत, कोल्ड माउंटेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, वलित पर्वत। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।